धरती पर एक ऐसा आइलैंड है जहां कदम रखते ही तुम्हें कानून से नहीं, सीधे तीरों से न्याय मिलता है। जहां अगर तुम मर भी जाओ तो तुम्हारी लाश तक कोई लेने नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे करीब आने से पहले ही तुम वहां के लिए खतरा माने जाते हो। ये जगह किसी हॉरर फिल्म की कहानी नहीं है, ये रियल वर्ल्ड है। हिंद महासागर के बीचों बीच भारत के नक्शे पर एक छोटा सा हरा धब्बा, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। 21वीं सदी में जब इंसान मंगल पर जाने की तैयारी कर रहा है, क्वांटम कंप्यूटर बना रहा है, तब इसी दुनिया में एक ऐसा कबीला है जो अब भी पत्थर, लकड़ी और लोहे के टुकड़ों से बने तीर कमान से शिकार करता है, जिनकी भाषा का एक भी शब्द हम नहीं समझते, जिनका कोई लिखित इतिहास नहीं है, जिनकी कोई तस्वीर साफ साफ हमारे पास नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात, उन तक पहुंचना गैर कानूनी है, सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि उनकी ही जिंदगी बचाने के लिए। नवंबर 2018 में एक 26 साल का अमेरिकी युवक चोरी छुपे नाव लेकर इस टापू की तरफ निकला। उसके हाथ में था एक बाइबल और एक फुटबॉल। इरादा ये कि वो दुनिया के सबसे अलग थलग पड़े इंसानों तक भगवान का संदेश पहुंचाएगा। कुछ घंटे बाद वही मिशन तट पर तीरों की बौछार में खत्म हो गया। कुछ मछुआरों ने दूर से देखा, उसका शरीर रेत पर घसीटा जा रहा था और फिर हमेशा के लिए गायब। न कोई मुकदमा, न कोई गिरफ्तारी, न कोई जस्टिस फॉर कैंपेन, सिर्फ एक सख्त सच्चाई। ये आइलैंड तुम्हारा नहीं है और इसके रहने वाले तुम्हें यहां नहीं चाहते। ये है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का रहस्य, दुनिया का शायद आखिरी ऐसा इलाका जहां हमारी सभ्यता के सारे रूल्स उल्टे पड़ जाते हैं। आखिर ये लोग कौन हैं? इनकी कहानी कहां से शुरू होती है और भारत का कानून इन्हें लेकर इतना सख्त क्यों है? साइंस इनसे क्या सीखना चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें सच में इन तक पहुंचना चाहिए या इन्हें हमेशा के लिए अकेला छोड़ देना ही हमारी असली परीक्षा है? अगर आप हिंद महासागर का मैप खोलो तो बंगाल की खाड़ी में एक चेन दिखती है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इन्हीं के बीच लगभग 60 वर्ग किलोमीटर का एक घना हरा भरा टापू है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। चारों तरफ कोरल की रिंग, उथला पानी, कोई बंदरगाह नहीं, कोई एयरपोर्ट नहीं, कोई रिसोर्ट नहीं। सैटेलाइट से देखो तो बस घना जंगल, कुछ सफेद रेत की पट्टी और किनारे पर हल्के हल्के निशान जहां शायद कभी कभार आग जलाई जाती है या छोटी नावें खींचकर सुखाई जाती हैं। ये टापू कागजों में भारत का हिस्सा है, प्रशासनिक तौर पर अंडमान और निकोबार यूनियन टेरिटरी में आता है, लेकिन असल में ये हमारी सभ्यता से लगभग पूरी तरह बाहर खड़ा एक अलग ब्रह्मांड है। माना जाता है कि यहाँ रहने वाले सेंटिनलीज या सेंटिनल के आदिवासी हजारों सालों से इसी द्वीप पर हैं। कुछ वैज्ञानिक तो ये तक मानते हैं कि इनके पूर्वज अफ्रीका से निकलकर एशिया की तरफ आए सबसे शुरुआती इंसानों में से रहे होंगे, जो दसियों हजार साल पहले यहाँ आकर बस गए। आखिर कितना समय कोई पक्का नहीं जानता, पर आम अनुमान 30,000 से 60,000 साल तक माना जाता है। यानी जिस वक्त दुनिया में इंसानों ने खेती के बारे में सोचना भी शुरू नहीं किया था, उस समय के वंशज आज भी इस छोटे से टापू पर जी रहे हैं। अब दिमाग में एक नेचुरल सवाल आता है, हम इनके बारे में इतना कम क्यों जानते हैं? क्योंकि ये खुद नहीं चाहते कि हम जानें। सेंटिनलीज बाहरी लोगों के प्रति शायद दुनिया के सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव और आक्रामक समूहों में से है। कोई नाव ज्यादा करीब आ जाए, कोई हेलीकॉप्टर ज्यादा नीचे से गुजरे, तो जवाब तीरों में मिलता है। और ये आक्रामकता अचानक पैदा नहीं हुई, इसके पीछे एक लंबी कड़वी इतिहास की परतें हैं। रिकॉर्डेड इतिहास में नॉर्थ सेंटिनल पहली बार 18वीं सदी में यूरोपीय जहाजों की नजर में आया। दूर से रात में आग की लौ देखी गई, जंगल के भीतर रोशनी झिलमिलाई, पर कोई पास नहीं गया। उस समय के नाविकों के लिए ये बस एक और अननोन आइलैंड था। असली टकराव तब शुरू हुआ जब औपनिवेशिक दौर में अंग्रेजों ने अंडमान को कैद खाना और नई बस्ती बनाने की जगह की तरह देखना शुरू किया। 1867 में निनेवे नाम का एक भारतीय जहाज इस इलाके में तूफान में फंसकर नॉर्थ सेंटिनल के पास तट से टकरा गया। दर्जनों लोग किसी तरह किनारे पहुंच गए। उन्हें लगा कि चलो रेत पर डेरा लगाकर कुछ दिन काट लेंगे, बचाव दल आ जाएगा। लेकिन कुछ ही समय बाद उन पर तीरों और भालों से हमला शुरू हो गया।
उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये टापू आबाद है और उसके मूल निवासी बाहरी लोगों को इस हद तक खतरा मानते हैं। किसी तरह बची खुची टीम बाद में रेस्क्यू हुई। इस घटना ने पहली बार दस्तावेजों में ये साफ किया कि नॉर्थ सेंटिनल पर लोग रहते हैं और उनका रिस्पॉन्स बेहद हिंसक है। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश अधिकारी मॉरिस विडाल पोर्टमैन ने, जो उस समय अंडमान के आदिवासी मामलों का इंचार्ज था, कई बार इस द्वीप पर कदम रखने की कोशिश की। उसके जमाने की सोच साफ थी, जंगली लोगों का अध्ययन करना है, उन्हें सभ्य बनाना है, औपनिवेशिक ढांचे में फिट करना है। पोर्टमैन और उसकी टीम घने जंगलों में घुसे, गांवों के निशान देखे, पर ज्यादातर बार सेंटिनलीज उन्हें देखकर गायब हो जाते। एक बार उन्होंने बुजुर्ग औरतों और छोटे बच्चों के एक छोटे समूह को पकड़कर पोर्ट ब्लेयर ले गए। यही वो मोड़ है जिसकी कीमत शायद सेंटिनलीज की सामूहिक याद में आज तक दर्ज है। अंग्रेजों के साथ गए इन लोगों में से बुजुर्ग कुछ ही दिनों में बीमार पड़कर मरने लगे। ठंडी, खांसी और ऐसी बेसिक बीमारियां जिनसे हम आज दवाइयां लेकर निकल जाते हैं, उनके शरीर के लिए जानलेवा साबित हुई। बच्चों को जल्दी जल्दी तोहफे देकर, कपड़े पहनाकर वापस टापू पर छोड़ दिया गया, शायद ये सोचकर कि देखो हमने अच्छा किया। लेकिन सेंटिनलीज के नजरिए से कहानी कुछ और थी। अजीब दिखने वाले लोग आए, अपने साथ मौत लेकर आए, हमारे बुजुर्गों की जान गई, हमारे बच्चों को उठा ले गए, फिर छोड़ा। भरोसा टूट गया। ये घटना सिर्फ एक कड़ी है, पर समझने लायक है कि उनके लिए बाहरी दुनिया किस तरह के खतरे का नाम बनती गई। 20वीं सदी की शुरुआत में भी कुछ छोटी मोटी मुलाकातें होती रहीं। 1896 में अंडमान की जेल से भागा एक कैदी समुद्र में भटककर किसी तरह नॉर्थ सेंटिनल पहुंच गया। कुछ दिन बाद जब खोजी दल वहां पहुंचा तो उसका शव तट के पास मिला। शरीर पर तीरों और चोट के निशान थे। सिग्नल साफ था, ये द्वीप किसी के लिए नो एंट्री जोन है। आजादी के बाद जब अंडमान भारत का हिस्सा बना, तब भी नॉर्थ सेंटिनल लगभग वैसा ही बंद रहा जैसा पहले था। लेकिन 1960 के दशक में भारत ने एक अलग सोच अपनाई। क्या इन आदिवासियों से धीरे धीरे दोस्ती की जा सकती है? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक त्रिलोकनाथ पंडित और उनकी टीम ने इस दिशा में कई अभियान चलाए। आइडिया ये था कि दूरी बनाकर, बिना जबरदस्ती किए, गिफ्ट देकर भरोसा बनाते हैं। वे लोग नौकाओं से टापू के तट के पास तक जाते, किनारे कुछ नारियल, लोहे के औजार, कभी कभी बर्तन, दर्पण वगैरह छोड़ते और वापस हट जाते। कभी सेंटिनलीज जंगल से निकलकर तीर चलाते, कभी सिर्फ दूर से देखते। कई सालों तक ये अजीब सा खेल चलता रहा। एक तरफ जिज्ञासा और संपर्क की चाह, दूसरी तरफ अविश्वास और बचाव की स्ट्रेटेजी। 1974 में नेशनल जियोग्राफिक की एक फिल्म टीम यहां पहुंची, एक डॉक्यूमेंट्री मैन इन सर्च ऑफ मैन के लिए। उन्होंने सोचा, हम कैमरा लेकर चलते हैं, नाव में नारियल भरकर पहुंचते हैं, शायद कुछ फुटेज मिल जाए। जो मिला वो दुनिया के लिए शौक था। जब नाव तट के करीब पहुंची, पानी में खड़े सेंटिनलीज में से एक ने सीधा तीर चलाया और तीर दस्तावेजीकरण कर रहे डायरेक्टर की जांघ में आ लगा। ये मंजर रिकॉर्ड हुआ, जो बाद में पूरी दुनिया ने देखा। जिस स्टडी के लिए वो आए थे, उसी ने साबित कर दिया कि ये लोग स्टडी ही नहीं होना चाहते। टीम को पीछे हटना पड़ा। एक बार फिर सेंटिनलीज ने अपनी बात अपनी भाषा में साफ कह दी, दूर रहो। इसके बावजूद 1980 और 90 के दशक में भारत की ओर से कुछ और फ्रेंडली संपर्क के प्रयास हुए। इस दौरान एक दिलचस्प बदलाव दिखा। 1991 में त्रिलोकनाथ पंडित की टीम जब नारियल लेकर किनारे पहुंची, तो कुछ सेंटिनलीज पुरुष बिना हथियार के पानी में उतरकर नाव तक आए। उन्होंने नारियल लिए, करीब से देखा। कुछ ने यहां तक कि शोधकर्ताओं के हाथ को छू कर देखा कि ये कैसी त्वचा है। कुछ ही मिनटों का ये संपर्क बिना हिंसा के सबको लगा, क्या ये एक नई शुरुआत है? लेकिन सरकार और वैज्ञानिकों के भीतर एक दूसरी चिंता भी पनप रही थी। ग्रेट अंदामनीज और जरावा जैसी दूसरी आदिवासी जनजातियों के साथ जो हुआ था, वो सबके सामने था। जैसे ही लगातार संपर्क शुरू हुआ, बीमारियां फैलने लगीं। शराब, शोषण, सेक्सुअल अब्यूज, टूरिज्म का तमाशा, सब कुछ। कुछ दशकों में पूरी की पूरी संस्कृतियां टूटकर
सिर्फ नंबरों में सिमट गईं। ग्रेट अंडमानीज, जिनकी संख्या कभी हजारों में थी, 20वीं सदी के अंत तक चंद दर्जन तक रह गए। इस इतिहास को देखकर भारत की नीति बदलने लगी। कॉन्टैक्ट शायद मदद नहीं, तबाही लाता है। इसी सोच से 90 के दशक के मध्य में नॉर्थ सेंटिनल के लिए नो कॉन्टैक्ट पॉलिसी अपनाई गई। गिफ्ट वाले दौरे बंद कर दिए गए। तय हुआ कि अगर ये लोग हमें नहीं चाहते तो हमें भी दूर ही रहना चाहिए। ये बदलाव सिर्फ नीति नहीं था, सोच में एक बड़ा मोड़ था। सभ्य बनाने वाली पुरानी औपनिवेशिक मानसिकता से हटकर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो वाले एथिकल स्टैंड की तरफ। 2004 में हिंद महासागर में जब भयानक सुनामी आई तो अंडमान निकोबार सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में थे। हजारों लोग मारे गए, पूरे गांव डूब गए। दुनिया भर के वैज्ञानिक और नीति निर्माता एक सवाल पूछ रहे थे, नॉर्थ सेंटिनल का क्या हुआ? क्या इतनी ऊंची लहरों से ये छोटा सा टापू और इसके लोग बच पाए होंगे? भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर हवा में ऊपर से उड़कर हालात देखने गए। उन्होंने देखा पेड़ उखड़े हैं, तट की शक्ल बदली हुई है, लेकिन फिर रेत पर खड़ा एक अकेला सेंटिनलीज आदमी दिखाई दिया जो हेलीकॉप्टर को ऊपर मंडराता देख रहा था। उसने जमीन से रेत उठाकर फेंकी जैसे दूर भगाने का इशारा हो, और फिर धनुष उठाया, तीर चढ़ाया और हवा में उड़ते मशीन की तरफ चला दिया। तीर हवा में कहीं गिर गया, हेलीकॉप्टर दूर हट गया। सिर्फ कुछ सेकंड की वो झलक दुनिया के लिए सबूत थी। ये लोग जिंदा हैं और आज भी अपने द्वीप की सीमाएं खुद तय कर रहे हैं। एक अर्थ में ये दृश्य हमारे दिमाग के लिए बड़ा असहज था। हम मानते हैं कि डिजास्टर के बाद बचाव करना हमारा फर्ज है, लेकिन ये ऐसा समुदाय था जो शायद खुद ही पहले से सुनामी के संकेत पहचानना सीख चुका था। समुद्र का अचानक पीछे हटना, पक्षियों का व्यवहार, जमीन का कंपन और ऊंचाई पर भागकर बच गया। और जब हमने अपनी मशीनों से उन्हें चेक करना चाहा, तो उन्होंने वही किया जो हमेशा करते आए, अपना क्षेत्र बचाया। इसके बाद भी दुनिया ने नॉर्थ सेंटिनल का नाम 2 बार बड़े दुखद तरीके से सुना। 2006 में 2 भारतीय मछुआरे शराब के नशे में मछली पकड़ते पकड़ते बहते हुए गलती से इस द्वीप के बहुत करीब पहुंच गए। उनकी छोटी नाव रात में ही कोरल में अटक गई और सुबह तक शायद सेंटिनलीज को लग गया कि ये लोग उनकी दुनिया में घुस आए हैं। बाद में जो कहानी सामने आई उसके मुताबिक दोनों की हत्या कर दी गई और उनके शव बांस में फंसाकर रेत पर गाड़ दिए गए। भारतीय पुलिस ने हेलीकॉप्टर भेजकर शरीर वापस लाने की कोशिश की, पर तीरों की बौछार देखकर उन्हें मिशन छोड़ना पड़ा। कानून और नीति दोनों ने कहा, हम अपनी सुरक्षा और उनकी अलग थलग दुनिया दोनों को रिस्क में नहीं डाल सकते। फिर 2018 में अमेरिकी युवक जॉन एलन चाओ, वो अंडमान टूरिस्ट वीजा पर आया, पर असली मकसद टूरिज्म नहीं, मिशनरी बनकर सेंटिनलीज तक पहुंचना था। उसने कुछ स्थानीय मछुआरों को पैसे देकर रात के अंधेरे में अपनी नाव नॉर्थ सेंटिनल की तरफ ले जाने को कहा, साफ तौर पर भारतीय कानून की धज्जियां उड़ाते हुए। उसके जर्नल में बाद में लिखी लाइनें मिली, ये शैतान का आखिरी गढ़ है। यानी उसने इस छोटे से कबीले को अपने धर्म की टारगेट ऑडियंस की तरह देखना शुरू कर दिया था। पहली बार जब वो तट के करीब गया, उसने उनसे बात करने की कोशिश की, गाने गाए, जीसस लव्स यू कहा, एक फुटबॉल और कुछ गिफ्ट्स ऑफर किए। जवाब में एक तीर उसकी बाइबल में आ अटका। वो डरा, वापस नाव पर आया, लेकिन रुका नहीं। अगली सुबह फिर गया। इस बार जो हुआ उसका बस इतना पता है कि दूर खड़े मछुआरों ने देखा, किनारे पर हलचल हुई, जॉन गिरा और फिर कुछ लोग उसका शरीर रेत पर घसीटकर अंदर ले जाते दिखे। उसके बाद से वो हमेशा के लिए गायब है। भारतीय अधिकारियों ने परिवार की इच्छा के बावजूद बॉडी निकालने की कोई जबरदस्ती वाली कोशिश नहीं की। फिर वही कारण, कानूनी भी, नैतिक भी। ये घटना वैश्विक मीडिया में छाई रही और नॉर्थ सेंटिनल अचानक फिर से पूरी दुनिया के लिए रहस्य और डर का प्रतीक बन गया। पर इस कहानी में सिर्फ शौक नहीं, एक गहरा सवाल छुपा है कि जब कोई समुदाय साफ साफ दिखा चुका है कि वो हमें नहीं चाहता, तो क्या हमें हर हाल में उनके पास जाने का हक है? हमारा क्यूरोसिटी और सिविलाइज करने वाला जुनून असल में एक हिंसा का ही रूप है। अब जरा समझते हैं कि भारत का कानून इस टापू को लेकर इतना सख्त क्यों है।
1956 में एक रेगुलेशन बना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स रेगुलेशन, यानी एनपाटर। इसका मकसद था यहां के आदिवासियों के लिए ट्राइबल रिजर्व घोषित करना, ताकि बाहर के लोग आसानी से अंदर न घुस सकें, जमीन न लूट सकें, बीमारियां न फैला सकें। बाद में सेंटिनलीज को आधिकारिक तौर पर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी पीवीटीजी के रूप में चिन्हित किया गया, मतलब बेहद संवेदनशील, बेहद कमजोर, जिनकी पहचान और अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। नॉर्थ सेंटिनल के चारों तरफ लगभग 5 किलोमीटर का एक नो गो जोन रखा गया है। कोई भी आम नागरिक वहां नाव ले जाकर उतर नहीं सकता, न ही उनकी फोटोग्राफी या फिल्मिंग की इजाजत है। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल समय समय पर दूर से गश्त करते हैं, पर सिर्फ ये देखने के लिए कि कोई बाहरी घुसपैठियां तो नहीं जा रहा। 2018 में जब सरकार ने अंडमान के कई द्वीपों पर टूरिस्ट परमिट के नियम ढीले किए, तो भी साफ लिख दिया गया कि नॉर्थ सेंटिनल और वहां के आदिवासी इस छूट से बाहर हैं, यानी पर्यटन, रिसर्च, एडवेंचर, किसी भी नाम पर वहां जाना कानूनी रूप से मना है। ये पाबंदियां बाहर वालों के खिलाफ कम और सेंटिनलीज के हक में ज्यादा हैं, क्योंकि इतिहास ने बार बार साबित किया है कि ऐसे अलग थलग पड़े समुदायों के लिए हम अपनी सारी टेक्नोलॉजी के साथ जैविक रूप से एक चलता फिरता हथियार हैं। सोचो, हमने बचपन में कितनी बीमारियां झेली, खांसी, जुकाम, फ्लू, मीजल्स, चिकन पॉक्स। हमारे शरीर ने इम्यून सिस्टम और वैक्सीन की मदद से कई वायरस के खिलाफ रक्षा तंत्र बना लिया, लेकिन एक ऐसा समुदाय जिसने कभी बाहर की दुनिया का सामना ही नहीं किया, उनके शरीर में उन वायरसों के लिए जरा भी तैयारी नहीं है। अमेरिका के मूल निवासियों के साथ क्या हुआ, ये उदाहरण भुलाना मुश्किल है। जब यूरोप से नावें गईं, तो न सिर्फ हथियार गए, बल्कि साथ गए स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, फ्लू। बहुत से इलाकों में 90% तक आबादी कुछ दशकों में खत्म हो गई, सिर्फ बीमारी से। इसी तरह अंडमान के दूसरे कबीले भी 19वीं 20वीं सदी में आउटसाइडर्स के संपर्क से ही सबसे ज्यादा मरे। ये डेटा किसी किताब का मसाला नहीं, एक सख्त चेतावनी है। अगर कल हम नॉर्थ सेंटिनल पर फ्रेंडली मिशन ले भी जाएं, तो हो सकता है हम एक पुरानी, मजबूत, अनोखी संस्कृति को कुछ ही सालों में बीमारियों से मिटा दें। सवाल उठता है, क्या हम ऐसा रिस्क सिर्फ अपनी जिज्ञासा के लिए ले सकते हैं? और अगर हम उन्हें वैक्सीन देने, अस्पताल पहुंचाने, डेवलप करने के नाम पर जाएं, तो क्या ये मदद होगी या अपनी लाइफस्टाइल थोपने की कोशिश? अब तक हमने काफी बात इस बात पर की कि हम सेंटिनलीज के लिए खतरा हैं, लेकिन जरा पलट कर देखें, ये लोग किस तरह की जिंदगी जीते होंगे। जो थोड़ा बहुत हमें दूर से सैटेलाइट और चंद मुलाकातों से पता है, उसके आधार पर हम कुछ बातें समझ सकते हैं। सेंटिनलीज कद में छोटे, काले रंग के, घुंघराले या फ्रिजी बालों वाले होते हैं, बिल्कुल अंडमान के दूसरे आदिवासियों की तरह। उनकी पूरी इकोनॉमी शिकार और संग्रह पर टिकी है। वे जंगल से फल, जड़ें, शहद, सुअर और दूसरे छोटे जानवर पकड़ते हैं और समुद्र से मछलियां, कछुए, केकड़े वगैरह लेते हैं। उनके पास छोटी छोटी नावें हैं जिन्हें वे उथले पानी में इस्तेमाल करते हैं। ये नावें ऐसी होती हैं कि ऊपर खड़े होकर डंडे से धक्का दे सकते हैं, पर गहरे समुद्र में शायद ही जाते हों। यानी वे इस टापू की दुनिया को, उसके किनारे और जंगल के बीच के स्पेस को ही अपना यूनिवर्स मानते हैं। उनके हथियार साफ हैं, धनुष, तीर, भाले लकड़ी और पत्थर से बने। दिलचस्प बात यह है कि वे लोहे का भी इस्तेमाल करते हैं, जो संभवतः समुद्र में फंसे जहाजों के मलबे से उन्हें मिलता है। कई तस्वीरों और रिपोर्ट में तीरों की नोक में लोहे के टुकड़े दिखे हैं। ये साबित करता है कि वे न सिर्फ अपने पर्यावरण को बारीकी से देखते हैं, बल्कि बाहर से आई चीजों का इस्तेमाल भी अपने मुताबिक करना जानते हैं। यानी वे तकनीकी रूप से पीछे नहीं हैं, बल्कि अपने स्केल पर इनोवेटिव हैं। उनके घरों के बारे में हमें जो पता है, वो भी ज्यादातर दूर से ली गई तस्वीरों से। कभी छोटी छोटी झोपड़ियां, कभी लंबी साझा झोपड़ी नुमा स्ट्रक्चर दिखते हैं। आग वो खुद बनाते हैं या उसे लगातार जलाए रखते हैं, इस पर भी पक्की जानकारी नहीं, लेकिन धुआं अक्सर देखा गया है। उनकी भाषा दुनिया की किसी जानी पहचानी भाषा से मेल नहीं खाती, न जारवा, न ओंगे, न किसी और कबीले से।
इसका मतलब ये हो सकता है कि वे बहुत लंबे समय से बाकी दुनिया से अलग हैं और उनका लिंग्विस्टिक इवोल्यूशन बिल्कुल अपनी लाइन पर चला है। पर असल रहस्य उनकी लाइफस्टाइल नहीं, हमारा न जान पाना भी नहीं। असल रहस्य उनकी नजर से हम हैं। कल्पना करो, उनकी सामूहिक याद में बाहरी लोगों का इतिहास कैसा होगा। कभी अंग्रेज आए, शायद कोई मरा, बुजुर्ग उठाए गए, नहीं लौटे। कभी कोई अजीब नाव आई, उसके साथ बीमारी, शोर, कैमरे। कुछ मछुआरे आए, शायद शिकार छीना, सीमाएं लांघी। एक हेलीकॉप्टर आया, ऊपर मंडराया, न समझ आने वाली आवाज, तेज हवा और नीचे खड़े लोग जिनके कानों ने कभी इंजन की आवाज नहीं सुनी होगी। और फिर एक अजीब कपड़े पहना, अलग त्वचा का आदमी, हाथ में अजीब किताब लेकर उनकी तरफ बढ़ता है। किसी अनजानी भाषा में चिल्लाता है कि भगवान तुम्हें प्यार करता है। तो अगर आप इस पूरे इतिहास की आंखों से देखें तो सेंटिनलीज की आक्रामकता अचानक बहुत लॉजिकल लगने लगती है। वे सिर्फ अपनी सीमाएं बचा रहे हैं। जिस तरह हम अपने घर के गेट पर अनजान शकी लोग देखकर डर जाते हैं या रिएक्ट करते हैं, वे भी अपनी दुनिया की दीवारों को खड़ा रखे हुए हैं। फर्क बस इतना है कि उनकी दीवारें अदृश्य हैं, धारणाओं और सामूहिक यादों की दीवारें, और उनकी नो एंट्री बोर्ड तीर के रूप में दिखता है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए नॉर्थ सेंटिनल एक चुंबक जैसा है। एक तरफ दिमाग खींचता है कि कितना कुछ सीखा जा सकता है, दूसरी तरफ नैतिक ब्रेक लगाना पड़ता है। सोचो, उनके डीएनए का स्टडी हमें मानव प्रवास की उन प्राचीन कहानियों के बारे में कितना कुछ बता सकता है जिनके बारे में आज हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं। उनकी भाषा, उनके गीत, उनके मिथ, ये सब इस बात की झलक हो सकते हैं कि इंसान बिना खेती, बिना शहर, बिना इंटरनेट के भी कैसे एक सेंस ऑफ मीनिंग, एक संस्कृति बनाता है। लेकिन जैसे ही आप सैंपल लेने, रिकॉर्डिंग करने, इंटरव्यू लेने की कल्पना करते हो, तुरंत ये सवाल सामने खड़ा हो जाता है, इसकी कीमत क्या होगी? क्या हम कुछ वैज्ञानिक पेपर, कुछ डॉक्टरेट थीसिस, कुछ डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के लिए एक पूरी कम्युनिटी की सेहत, उनकी इम्यूनिटी, उनकी मन की शांति दांव पर लगा सकते हैं? और ये सिर्फ हाइपोथेटिकल नहीं है। अमेज़न के जंगलों में भी कुछ दशक पहले तक ऐसी ही स्टडीज के नाम पर कई कबीले बर्बाद हो गए। और खुद अंडमान में भी जैसे जैसे टूरिस्ट्स और ठेकेदार अंदर घुसे, जारावा जैसे कबीलों के बीच शराब, तंबाकू, पैसों की लत और एक्सप्लॉयटेशन तेजी से बढ़ गया। तो दुनिया भर में एक नई सोच उभरी, अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स, यानी जो समुदाय अभी भी बाहरी दुनिया से दूरी बनाए हुए हैं, उनके साथ बेस्ट पॉलिसी नो कॉन्टैक्ट ही है। ब्राजील की अमेज़न पॉलिसी हो या भारत की नॉर्थ सेंटिनल पॉलिसी, ब्रॉडली वही लाइन है। दूर से निगरानी कर लो कि कोई उन्हें परेशान ना करे, पर खुद उनसे दोस्ती करने, उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। बावजूद इसके कुछ लोग सवाल उठाते हैं, क्या हम इन्हें अकेला छोड़कर इनके ह्यूमन राइट्स नहीं तोड़ रहे? क्या उन्हें भी हेल्थ केयर, एजुकेशन, आधुनिक सुविधाओं का हक नहीं? ये सवाल सुनने में प्रोग्रेसिव लगता है, लेकिन जवाब इतना सीधा नहीं है। राइट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हर इंसान के पास स्मार्टफोन और हॉस्पिटल हो। राइट्स का मतलब ये भी है कि हर समूह को अपनी तरह से जीने का, अपने तरीके से दुनिया को समझने का अधिकार मिले, बशर्ते वे खुद किसी पर जबरदस्ती न करें। समस्या ये है कि सेंटिनलीज कंसेंट की भाषा भी नहीं बोलते जिसे हम समझते हैं। वे ये नहीं कह सकते कि हमें इंटरनेट दो या हमें अकेला छोड़ दो, पर उनके व्यवहार से एक चीज बहुत साफ दिखती है, वे अभी हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं चाहते। तो क्या नैतिक रूप से सही यही नहीं होगा कि हम उनके इस व्यवहार को उनकी चॉइस मानकर उसका सम्मान करें, भले ही वो चॉइस हमें अजीब लगे? ये भी याद रखना जरूरी है कि आधुनिक जीवन अपने साथ जितनी सुविधाएं लाता है, उतनी ही समस्याएं भी। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, अवसाद, अकेलापन, प्रतियोगिता, उपभोक्तावाद। हमारे शहरों में लोग दवाइयां खाकर सोते हैं, थेरेपी पर जाते हैं, सोशल मीडिया से ब्रेक लेने की बातें करते हैं। दूसरी तरफ एक समुदाय है जो अपने संसाधनों के भीतर छोटी संख्या में प्रकृति के साथ सीधे तालमेल में जीता है और हजारों साल से सरवाइव कर रहा है। ये कहना कि हमें उन्हें आधुनिक बनाना है, कहीं ना कहीं ये मान लेना है कि हमारा मॉडल ही एकमात्र सही मॉडल है, और यही सोच कई बार सबसे खतरनाक होती है। नॉर्थ सेंटिनल सिर्फ एक टापू नहीं, एक आईना भी है।
हम इसे जितना देखते हैं उतना ही खुद को देखना शुरू कर देते हैं। हम उन्हें मिस्ट्री, स्टोन एज, खतरनाक जैसे शब्दों से बुलाते हैं, पर असल में ये लेबल हमारे डर और हमारी कमजोरी दिखाते हैं। हमें बर्दाश्त नहीं कि धरती पर कोई जगह हो जहां हमारी पहुंच, हमारा कंट्रोल, हमारी समझ पूरी तरह लागू ना हो पाए। सोचो, हम किस तरह की दुनिया में रहते हैं जहां गूगल मैप्स पर हम हर सड़क तक जूम कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर हर दिन किसी न किसी की पूरी लाइफ स्टोरी देखते हैं, और साइंस की भाषा में दुनिया का मैनुअल लिखने की कोशिश करते हैं। ऐसे में नॉर्थ सेंटिनल जैसे छोटे से हरे धब्बे का होना, जहां हम न अंदर जा सकते हैं, न अंदर झांक सकते हैं, न अंदर वालों के दिमाग पढ़ सकते हैं, हमारे लिए बेचैनी पैदा करता है। पर शायद इंसानियत की मैच्योरिटी यही टेस्ट होती है। क्या हम किसी के नो कहने को स्वीकार कर सकते हैं बिना उसे तोड़ने की कोशिश किए? भारत की मौजूदा नीति कमियों के बावजूद दुनिया के लिए एक मिसाल की तरह देखी जाती है। आईज ऑन, हैंड्स ऑफ। नजर रखो कि वे सुरक्षित हैं। समुद्री घुसपैठिए, शिकारियों, माइनिंग कंपनियों, मिशनरियों से बचाए रखो, लेकिन हाथ न लगाओ, न उन्हें इंजीनियर करो, न उन्हें म्यूजियम में रखे किसी कल्चर की तरह ट्रीट करो। अगर कभी कोई बड़ा प्राकृतिक खतरा हो, जैसे सुनामी, चक्रवात, तो भी दखल सिर्फ तब जब वे किसी तरह मदद मांगने के संकेत दें, नहीं तो दूरी ही सम्मान है। आखिर में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का मिस्ट्री शायद फैक्ट में नहीं, हमारी सोच में है। हम ये जानना चाहते हैं कि उनके गीत कैसे होंगे, उनके बच्चे किस खेल से हंसते होंगे, उनके बुजुर्ग समुद्र की लहरों को किन कहानियों से जोड़ते होंगे। हम ये भी जानना चाहते हैं कि उन्हें हमारे बारे में क्या लगता है। क्या वे हमें राक्षस मानते हैं, किसी दूसरे किस्म के जीव, या बस बेमतलब के दखलंदाज? हो सकता है ये सवाल हमेशा अनुत्तरित रहे, और शायद यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत, सबसे परेशान करने वाली बात है कि हर सवाल का जवाब पाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी इंसानी समझ का सबसे ऊंचा दर्जा यही होता है कि हम मान लें कुछ दुनिया ऐसी भी है जिन्हें हम छुए बिना दूर से बस जिंदा रहने दें। नॉर्थ सेंटिनल के जंगलों के बीच तीर कमान लिए घूमते कुछ दर्जन लोग हमें याद दिलाते हैं कि प्रोग्रेस का मतलब सबको एक जैसा बना देना नहीं है। असली प्रोग्रेस ये हो सकता है कि हम अलग अलग तरह की जिंदगियों को अलग अलग तरह के सपनों और डर के साथ जीने दें, भले ही हमें उनके बारे में कुछ न पता हो। शायद आने वाले 100 सालों में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाए कि हम इस टापू के हर पेड़ को, हर झोंपड़ी को हाई रेजोल्यूशन में देख सकें। शायद ड्रोन उनके ऊपर मंडराए, सैटेलाइट और तेज हो जाए। लेकिन उम्मीद ये होनी चाहिए कि हमारी समझ भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़े, ताकि हम जितना ज्यादा देख सकें उतना ही बेहतर तरीके से तय कर सकें कि हमें कहाँ नहीं देखना चाहिए। क्योंकि हर रहस्य खोलने के लिए नहीं होता, कुछ रहस्य इसीलिए जरूरी होते हैं ताकि हमें याद रहे दुनिया सिर्फ हमारी नहीं है। और शायद नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कभी कभी किसी के अकेला रहने के अधिकार की रक्षा करना मानवता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। हो सकता है हम कभी न जान पाएं कि वहां के लोग अपने बच्चों को सोने से पहले कौन सी कहानियां सुनाते हैं, और एक कहानी तो हमारे पास है कि एक छोटा सा कबीला एक छोटे से टापू पर पूरी आधुनिक दुनिया के बीच भी अपनी मर्जी से जी रहा है, अपनी भाषा में, अपने नियमों के साथ। और जब तक हम इस बात का सम्मान कर सकते हैं, तब तक शायद हमारी अपनी इंसानियत भी थोड़ी सी बची रहेगी।